Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 2nd of February. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है. देखिए सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट अ न्यू टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म की स्पीसीज जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है. उसका नाम है हम्बर्टियम कोविडम. तो देखिए इसका नाम देखिए, इसको कोविड के नाम पे इसका नाम दिया गया है. ठीक है, तो हम इसके कौन कौन से स्पेशल फीचर्स है, क्यों इतना न्यूज में है, उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. सेकंड वी हैव टू टॉक अबाउट कि हमारे बजट के अंदर एक न्यू टर्म यहाँ पर ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. देखिए ऑल्दो ये टर्म पिछले कुछ सालों से न्यूज में चल रहा है, बट अभी जो रिसेंटली बजट के अंदर आया उसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है. तो हम एक्जैक्टली समझेंगे कि ये बॉन्ड्स होते क्या हैं. थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर यूके यानी कि इंग्लैंड के अंदर कुछ अर्ली फ्लावरिंग के केसेस देखे जा रहे हैं. तो एक्जैक्टली क्या होता है अर्ली फ्लावरिंग, क्या क्या इसके इंपैक्ट्स हमारे इकोसिस्टम के अंदर हो सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज के और क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर कॉज कर रहा है, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे. एंड फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट एक और पोर्टल है जो कि हमारे बजट के अंदर उसको लॉन्च किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज देश स्टैक ई पोर्टल. ठीक है, तो क्या काम करता है उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट हम्बर्टियम कोविडम. नाउ सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है एक प्लेटफॉर्म की न्यू स्पीसीज है जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है. नाउ इसके दो स्पेशल फीचर्स है जो मैं चाहता हूं आप यहीं पर नोटिस करें इसको. देखिए इसका इमेज अब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझ आएगा कि कोबरा की तरह दिखता है. ठीक है, बिल्कुल ये कोबरा की तरह दिख रहा है. और सेकंड चीज इसका हेड देखिए, हेड इसका बिल्कुल प्लेन है, मतलब ऐसा लगता है किसी ने इसको हेड पे हैमर मारा हुआ है. ठीक है, हैमर मारा है उसके कारण ये बिल्कुल प्लेन हेड है इसका, इसलिए इसका नाम जो है हम्बर्टियम रखा गया है. और कोविडम इसलिए रखा गया बिकॉज ऑब्वियसली कोविड के टाइम में ये डिस्कवर हुआ है. नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है और ये टाइप का प्लेटफॉर्म का स्पीसीज है. ये जस्ट लाइक एक मिनी कोबरा की तरह दिखता है. ठीक है, जैसा हमने बात की जस्ट अभी. और हुआ क्या एक्चुअली इटली और फ्रांस के एरिया में पाया गया है, और जो जोग्राफर्स थे वो लोग एक्चुअली स्नेल्स को ढूंढ रहे थे. ठीक है, स्नेल को मतलब हंट कर रहे थे. वो स्नेल्स को ढूंढते ढूंढते उनको एक्चुअली इटली एंड फ्रांस के अंदर ये पर्टिकुलर न्यू टाइप का प्लेटफॉर्म मिल गया. इसका नाम यहाँ पर कोविड पैंडेमिक के नाम रखा गया है, इसलिए इसका नाम कोविडम है. नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो ये इटली एंड फ्रांस के अंदर पाया गया है, बट ये इटली एंड फ्रांस का नेटिव नहीं है. ठीक है, वहां का एंडेमिक नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम पॉपुलेशन वहां पर मतलब मिली है, और उसके कारण ये बिलीव किया जाता है कि कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है कि इसको इंट्रोड्यूस किया हो इटली एंड फ्रांस के एरिया के अंदर. नाउ क्यों इसको ह्यूमंस इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम जस्ट 2 मिनट के अंदर बात करने वाले हैं. तब तक आपको बस ये समझना है कि प्लेटफॉर्म्स ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनका हेड बिल्कुल ही प्लेन है, ऐसा लगता है किसी ने हैमर से मारा हुआ है. ठीक है, इसलिए इनका नाम एक पर्टिकुलर टाइप का है. अब इनका अगर आप हेड को देखेंगे, हेड का जो इनका साइज है बहुत ही डिस्टिंक्ट है. ना फिर से इस इमेज को ध्यान से देखिए, देखिए ये साइज इनका देख रहे हैं बहुत ही डिस्टिंक्ट साइज है. नॉर्मली जितने भी ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं उनका साइज हमेशा ऐसे यू शेप में होता है, बट इसका साइज बिल्कुल प्लेन है. ठीक है, तो इसलिए इसका शेप एंड साइज मतलब डिफरेंट होने के कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है. नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर ये टेप फॉर्म है ये या फिर जो ये प्लेटफॉर्म है एक्चुअली ये अर्थ फॉर्म को प्रे करता है, मतलब अर्थवॉर्म को खाता है और अर्थवॉर्म के ऊपर फीड करता है. लेकिन जो ये वाला कोविडम है यानी कि जो रिसेंटली जो एक न्यू प्लेटफॉर्म मिला है ये अर्थवॉर्म पे से ज्यादा ये स्नेल्स को अटैक करता है. ठीक है, सो ये स्नेल पे अटैक करने के कारण इसी कारण जब रिसर्चर्स स्नेल्स को ढूंढ रहे थे तो उसके बदले में ये भी साथ में मिल गया जो कि स्नेल्स के पीछे पड़ा हुआ था. ठीक है, और इनके अंदर एक बहुत ही खासियत ये होती है दैट दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग देयर प्रे, मतलब जो उनका शिकार होता है ना उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करके वो उसके बाद उसको जाकर उसके ऊपर फीड कर सकते हैं. मतलब वो ट्रैकिंग की पावर्स इनके पास होती है. और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के स्पीसीज भी होती हैं जो कि मोलस्क को भी फीड करती है. वाटर मॉलस्क कोई भी जो स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स के मतलब टाइप के जो भी डिफरेंट टाइप के वो होते हैं मतलब एनिमल्स होते हैं उसे कहते हैं मॉलस्क. वेट लेट मी शो यू और कौन कौन से मॉलस्क होते हैं. ऑलराइट, देखिए तो जितने भी एनिमल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जितने भी एनिमल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, ये हो गया बेसिकली स्नेल्स हो गए. ठीक है, ये टाइप के स्नेल्स हो गए. फिर ये जितने भी ये स्टारफिश है, ये देखिए जितने भी आप देख पा रहे हैं ना दे ऑल आर कॉल्ड एज मॉलस्क. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए एक्जैक्टली कि मॉलस्क क्या होता है. तो इन सारे के सारे मॉलस्क जो मॉलस्क होते हैं उनके ऊपर ये प्लेटफॉर्म डायरेक्टली फीड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो आप आई होप आप ये चीज समझ गए. नाउ इनका हैबिटेट कहाँ पर है, और जैसा हमने देखा कि रिसेंटली इसको इटली एंड स्पेन के एरिया में पाया गया है, बट इटली एंड स्पेन उसका ओरिजिनल हैबिटेट नहीं है. नॉर्मली ये जो वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं वहां पर पाए जाते हैं. बेसिकली एशिया के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना और जापान यानी कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है और जो ऊपर वाला पार्ट ऑफ रशिया है उन सब एरिया के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है. नाउ देखिए ऐसा माना जाता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली पीपल के द्वारा जो मतलब पीपल जो सॉइल कैरी करते हैं ना एक जगह से सेकंड जगह पर जो सॉइल लेके जाते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. और सेकंड चीज जब भी प्लांट का ट्रेडिंग होती है, प्लांट की ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक प्लांट है. ठीक है, अब इस प्लांट को अगर ट्रेड करना है ना मतलब एक जगह से सेकंड जगह पे लेके जाना है तो क्या होता है उसके पूरे रूट्स को यहां से उठाया जाता है. ठीक है, तो जब इस पूरे रूट को यहां से उठाते हैं ना साथ में बहुत सारे यहाँ पे टेपफॉर्म्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स ये लोग भी साथ में आ जाते हैं. इसलिए इन्हें आप एक इन्वेजिव स्पीसीज की तरह मान सकते हैं. व्हाट इज इन्वेजिव स्पीसीज, कोई भी ऐसा स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर जगह का एंडेमिक स्पीसीज ना हो, मतलब ओरिजिनली वहां का पाया जाता ना हो, लेकिन
उसे अगर आप किसी न्यू एरिया के अंदर लेके जाओ तो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को हार्म करने का पोटेंशियल लगता हो, दैट पर्टिकुलर स्पीसीज कॉल्ड एज इन्वेसिव स्पीसीज। तो आपको ये ध्यान रखना है दिस टाइप ऑफ ये जो पर्टिकुलर न्यू जो प्लेटफॉर्म मिला है, यानी कि इसका नाम जो हम्बर्टियम कोविडम है, दिस इज वन ऑफ द जो एक टाइप का इन्वेसिव स्पीसीज है, जो कि इटली एंड फ्रांस के अंदर रिसेंटली मिला है। ठीक है, ये टाइप का नॉन नेटिव होता है, मतलब इटली एंड फ्रांस का एक्चुअली पाया नहीं गया है, पर वहां पे इन्वेसिव स्पीसीज की तरह वहां पे काम करता है ना। कुछ फिजिकल फीचर्स के हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि इनको सेकंड मेड की जरूरत नहीं होती, मतलब उनको सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं होती है फर्टिलाइजर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बर्थ देने के लिए सेकंड मेड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एनिमल के अंदर, मतलब सेम जो ये कोविडम है उसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का ही। और अगर आप इसका टोटल लेंथ देखेंगे, टोटल इसकी बॉडी लेंथ देखेंगे, वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का होता है, बट इट कैन ग्रो अप टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक के लिए ग्रो हो सकता है, बट दैट्स ऑल, इससे लंबा ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड चीज, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। नाउ वर्टिब्रेट्स देखिए वो होते हैं जिनके बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है जिसके पास बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी ना हो, उसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सेकंड चीज, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होती है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब है जो कि सांस लेने के लिए बेसिकली उनके पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हार्ट या फिर कोई ब्लड फ्लो जैसा उनका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेटरी चीज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है उनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है, और डिफ्यूजन के थ्रू ही उनकी बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खाने पीने एंड जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसकी बात करेंगे तो नॉर्मली इनकी बॉडी के अंदर सेम सिंगल ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से वो इंजेस्ट भी करते हैं और एडजस्ट भी करते हैं, मतलब कुछ चीज खाते भी है और उस चीज को एक्सक्रीट भी करते हैं, दोनों सिंगल ओपनिंग से के थ्रू करते हैं। वो जो सिंगल ओपनिंग है वो जब कुछ खाते हैं तो उस टाइम वो डाइजेस्टिव कैविटी का काम करती है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स को लेती है, और जब वो पर्टिकुलर चीज हट जाती है, मतलब पूरी तरीके से वो उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज को एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा होगा ये टेपवॉर्म के कितने डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं। नाउ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टेपवॉर्म्स भी होते हैं एक्चुअली जो कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है, दे हैव द पोटेंशियल टू कॉज डिजीज आल्सो। नाउ टेपवॉर्म्स का एक न्यू टाइप का डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोड्स। ठीक है, वो ध्यान रखना है, सिस्टोड एक टाइप का डिजीज होता है जो कि टेपवॉर्म से कॉज हो सकता है। ये नॉर्मली फिशेस के अंदर होता है। ठीक है, और फिशेस के अंदर होने के कारण ये बहुत ज्यादा लॉसेस कर सकता है फिश फार्म के अंदर। ठीक है, यहां तक कि फिश फार्मिंग के अलावा ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट की तरह कॉज होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जहां पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होते हैं, उन एरियाज के अंदर ये टेपवॉर्म्स है, बहुत ज्यादा डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कुछ इसके जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि कौन से कुछ प्रोज देख लेते हैं, यानी कुछ इसके बेनिफिट्स देखते हैं। एक बेनिफिट इसका ये है कि स्नेल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ याद कीजिए, मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर ये एनिमल्स है ये इटली एंड फ्रांस के अंदर पाए जाते हैं, दे हैव बीन बिलीव्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। देखिए, कुछ ह्यूमंस जो है इटली एंड फ्रांस के अंदर, उन्होंने क्या किया था, अपने किसी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर टेपवॉर्म्स को, यानी कि बेसिकली टेपवॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर जितने भी स्नेल्स हैं उसको वहां से हटाया जा सके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि एक्जैक्टली ह्यूमंस ने उनको इंट्रोड्यूस क्यों किया था, ताकि वो बेसिकली अपने फील्ड की पॉपुलेशन से स्नेल्स को हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को वहां पर इंट्रोड्यूस किया था। अब हवाई नाम का एक आइलैंड है, बेसिकली उन्होंने उनके यहाँ पर अफ्रीकन स्नेल्स जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज हो गई है, उस चीज से फाइट ऑफ करने के लिए उन्होंने टेपवॉर्म्स यानी कि प्लेटफॉर्म्स का बेसिकली यूज किया है। तो आई होप आपको फर्स्ट जो टॉपिक था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, सेकंड जो हमें बात करनी है, दैट टॉक्स अबाउट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, एक्जैक्टली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। रिसेंटली जो बजट अभी प्रेजेंट हुआ है उसके अंदर एक ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में रिसेंटली मेंशन किया गया है कि ग्रीन बॉन्ड्स का इशुएंस को अभी धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, उनका मेन एम ये होता है कि जितना भी ग्रीन इंफ्रा है, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग्स है, यानी कि देखिए ग्रीन बिल्डिंग्स का ये मतलब नहीं है कि उस बिल्डिंग का रंग यहाँ पर ग्रीन होने वाला है, इसका सीधे से मतलब ये है कि जो भी मटेरियल उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में यूज होगा, दे ऑल विल बी ग्रीन, यानी कि उसके अंदर किसी भी टाइप का क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज करने का कोई भी मतलब रीजन नहीं होगा, मतलब वो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज को मतलब हटाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, सो उन सारे मटेरियल्स को यूज किया जाएगा जो कि आगे जाकर ग्लोबल वार्मिंग को कॉज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड चीज आपको समझना है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि उधार लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। पहले कि ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, सिंपल क्या होगा, एक पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर लिखा होगा कि आज अगर आप मुझे 100 रुपए दोगे तो एक साल के बाद मैं आपको इसके बदले में 110 रुपए दूंगा। ठीक है, सिंपल एक पेपर होगा, उस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मतलब ऑथेंटिकेटेड लीगल पेपर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि अगर आप मुझे आज 100 रुपए दोगे तो बदले में आपको 110 रुपए दूंगा एक साल के बाद, मतलब कुछ भी हो सकता है, जितना भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके हिसाब से। अब
जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस पेपर को खरीदेगा वो क्या करेगा, इस पेपर को खरीदेगा और बदले में 100 रुपए देगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक साल के बाद ये पेपर जब वापस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करेगा, फिर किसी भी आरबीआई को या फिर जो भी चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया उसको जब प्रेजेंट करेगा, तो बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे जब भी वो मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो बदले में 110 रुपए दे देगी। ठीक है, दिस इज हाउ अ बॉन्ड पेपर वर्क्स। सेम इसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड भी काम करने वाला है, जहां पर एक पेपर्स होंगे, उस पेपर के ऊपर लिखा होगा कि जैसे अगर आप मुझे आज 100 रुपए दोगे तो बदले में आपको 110 रुपए दूंगा, और ये सारा का जो पैसा आप मुझे दे रहे हो उसको ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बदले में क्या होगा, आप जब भी उस पेपर को खरीदोगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, और बाद में आपको इसी पर्टिकुलर पेपर को मतलब जब आप वापस दे दोगे तो आपको 110 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ ग्रीन बॉन्ड इज ऑल अबाउट। नाउ ग्रीन बॉन्ड के अंदर जितना भी मनी यहां पर मिलेगा, ठीक है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा, उन सबको ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉन्च किया जाएगा जो कि एनवायरमेंट के ऊपर जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। आई होप आप एक्जैक्टली समझ गए कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। नाउ ये बॉन्ड्स जो है एक्चुअली हमारी हेल्प करने वाले हैं। अगर हमें बेसिकली अपनी इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए हमने यहां पर ये बात की है कि 2022 खत्म होते होते हमें अपने इलेक्ट्रिकल का जो सोर्सेस है, मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बेसिकली हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से मतलब वो करना है, यानी कि इतना इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 175 गीगावाट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से रिलीज करना है, मतलब उसको बनाना है। नाउ इस चीज को प्रोड्यूस करने में ये पर्टिकुलर ग्रीन बॉन्ड जो है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को टोटल 35.4% इंक्रीज किया है। तो पिछले साल से अगर देखेंगे, लास्ट ईयर अराउंड 6 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्यूज किया था, इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्फ्यूज किया था, तो उसको 35% इंक्रीज किया गया। तो इस साल अराउंड 7.5% मतलब 7.5 लाख करोड़ इतना पैसा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है, और डिफरेंट टाइप की कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड कर रही है, और ये पैसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस साल बोला गया है जितना भी ये 7.5 लाख करोड़ रुपीस है वो सारा का सारा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो उन्हीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेगा जो कि आगे जाकर क्लाइमेट को हेल्प करने वाली है। ठीक है, जो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे क्लाइमेट को नुकसान हो सकता है वो चीज यहाँ पर लॉन्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल शब्दों में ये समझना है। तो जितने भी बॉन्ड्स होंगे दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड को इशू नहीं किया जाएगा। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप आरबीआई की बात करेंगे तो करंटली मतलब ये पर्टिकुलर सॉवरेन बॉन्ड जो आए उससे पहले यानी कि आरबीआई ने बोला है कि हमारे जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा लोग ऐसे टाइप के बॉन्ड्स खरीदते नहीं है, इसलिए इसकी हाँ मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। इसी चीज को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को यहाँ पर संभालने के लिए यहाँ पर न्यू टाइप के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया जा रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली बोला है, मतलब इस पर्टिकुलर बजट से पहले आरबीआई ने ये बोला था कि ग्रीन बॉन्ड्स जो है सब मिलाकर सिर्फ 0.7% ही टोटल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इतने कम लोग यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करते हैं और इतने कम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टिल एक रिस्क लिया है, कोशिश की है कि हम ग्रीन बॉन्ड्स को यहाँ पर इशू करेंगे ताकि जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो वो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू ही यहाँ पर इंस्टॉल हो। ठीक है, अब देखिए एक ग्रीन बॉन्ड जो इंडिया के अंदर उसका हमेशा पीरियड काफी शॉर्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने को रेडी नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है और जल्दी से उनको यूज करके जल्दी से पैसा उनको वापस कर देती है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ ग्रीन बॉन्ड इज ऑल अबाउट इन इंडिया। लेकिन रियलिटी की अगर आप बात करोगे तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स एक्चुअली काफी लंबे काफी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचिए आज अगर आप यहाँ पे प्लांट्स लगाते हो, मतलब कोई भी ग्रीनरी वाला काम करते हो, तो इसके बेनिफिट्स आपको अगले 1 साल के अंदर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इस प्लांट को ग्रो करने में अराउंड 10 ईयर्स लगेंगे और उस 10 ईयर्स के बाद आपको एक्चुअली इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा, राइट। तो देखिए जब भी कोई ग्रीन प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो अभी के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसका पीरियड काफी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, वो काफी शॉर्ट पीरियड्स है। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि अभी के टाइम में ग्रीन बॉन्ड्स की उतनी डिमांड ना होने के कारण उसको क्रेडिट रेटिंग के अंदर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, बेसिकली काफी ज्यादा लैक करते हैं वो। ठीक है, थर्ड चीज अभी कोई भी हमारे पास रेटिंग गाइडलाइंस तक भी नहीं है, मतलब किसी भी टाइप के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लिए। तो क्या होती है रेटिंग गाइडलाइंस, सिंपल शब्दों में समझिए, जब भी आप कोई बिजनेस करने जाएंगे ना तो उससे पहले क्या होगा, आपकी कंपनी को एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है ना। बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि एक्चुअली आपकी कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती है ना। वो रेटिंग एक्चुअली टाइप का इंडिकेशन होता है कि अगर आप बैंक से किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोन लेते हैं तो आपका क्या चांसेस क्या है आपके कि क्या आप उस लोन को जल्दी वापस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं आप डिफॉल्ट तो नहीं कर देंगे। नो, आपकी उस रेटिंग को देखने के बाद ही आपको बैंक जो है आपको लोन देता है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए जो ये रैंकिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट द पॉइंट इज कि इंडिया के अंदर जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसका अभी तक रैंकिंग भी नहीं हुआ है बिकॉज उसकी डिमांड ही नहीं है।
ठीक है। बट धीरे धीरे देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो ग्रीन बॉन्ड की डिमांड है, जो मार्केट एक्चुअली वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और ये हो सकता है कि आगे जाकर हमें हेल्प करे हमारी ग्रीन बॉन्ड के मार्केट को और ज्यादा इंक्रीज करने में। इससे क्या होगा, अभी ऑल्दो हम शॉर्ट टर्म के ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ सालों के अंदर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स भी लेना स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देगा, हो सकता है देखिए अभी वो जो पैसा देता है वो 1 से 3 साल के लिए देता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म, बट हो सकता है कि आगे जाकर इसको 10 साल के लिए भी पैसा देना स्टार्ट कर दे लोग सब। ठीक है ना, ये जो बॉन्ड है देखिए, एक तरफ तो हमने पीछे देखा कि 2022 तक जो हमें 175 गीगावाट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, उसके अंदर हेल्प करने वाला है। इसके अलावा हमारा एक और गोल है, एक गोल ये है कि हमें अपने नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचना है 2070 तक। इसका मतलब क्या है कि हमें कार्बन एमिशन पे नेट जीरो पहुंचना है, मतलब जितना हम यहाँ पर एमिट करेंगे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नेट जीरो। नाउ इन सब चीजों को भी अचीव करने के लिए हमारा कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बोलना है, रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने ये बोला है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो एक्चुअली हमारी काफी हेल्प कर सकता है, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो किसी भी कारण से होगा, अगर ग्रीन बॉन्ड आए या फिर ना आए, दोनों में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही। बट अगर ग्रीन बॉन्ड नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम कोल को यूज करेंगे, बहुत सारी जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज करेंगे, बट अगर हम ग्रीन बॉन्ड को यूज करते हैं तो क्या होगा, जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सब यहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स है दे विल आल्सो हेल्प टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, इसे आप शॉर्ट में डिस्कॉम सुनते होंगे। ठीक है, आपको डिस्कॉम्स पता होगा। डिस्कॉम्स बेसिकली ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, जैसे सपोज रिलायंस कंपनी है। ठीक है, रिलायंस ने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ठीक है, रिलायंस जब इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तो उसके बाद क्या करता है, वो उसने बहुत सारे डिस्कॉम के साथ यहाँ पर टाइप कर रखा है। ठीक है, अब डिफरेंट डिस्कॉम्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है रिलायंस से, और उसके बाद डिस्कॉम्स जो है अलग अलग हाउस होल्ड्स को पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बेच देती है। ठीक है, यही मेन काम होता है डिस्कॉम्स का। अब इसके यहाँ पर कुछ क्या क्या करने चाहिए उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि पहली बात तो जितने भी ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसके जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों को यहाँ पर हार्मोनाइज करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमारे डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स की डिमांड कुछ और हो, इंटरनेशनली कुछ और हो, तो हम प्रॉपर्ली मैच नहीं कर पाएंगे। राइट, दोनों को यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली रैशनलाइज करने की जरूरत है। सेकंड चीज बोला है कि जितने भी जो ग्रीन मार्केट जो हमारी जो मार्केट जो एक्चुअली इमर्ज हो रही है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, उसको और ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि आगे जाकर जो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी बेनिफिट्स वगैरह हमें से मिल सकते हैं उसे हम प्रॉपर्ली हार्नेस कर सकें। थर्ड चीज, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हमारे जितना भी नॉलेज है, जितने भी डिफरेंट प्लेयर्स हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पब्लिक प्लेयर्स हैं, जो भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसको भी इसका एक्सपीरियंस है, उन सबको यूज करके इसके नॉलेज बेस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बताना चाहिए। एंड फोर्थ चीज, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इन सब चीजों में और ज्यादा इंक्रीज करना होगा हमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी ग्रीन बॉन्ड्स का यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो बताने होंगे, ताकि आगे जाकर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस चीज को प्रॉपर्ली फायदा उठा सके इस चीज का। ठीक है, ये था हमारे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है हमारा यहाँ पे अर्ली फ्लावरिंग कर रहा है ऑलरेडी यूके यानी कि इंग्लैंड के अंदर। समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखिए, और रिसेंटली एक स्टडी की गई है जिसके अंदर ये पाया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो डिफरेंट प्लांट्स का जो हैबिटेशन है और जो अडेप्टेशन है उसको चेंज कर रहा है, स्पेशली यूके वाला जो पार्ट है यानी कि इंग्लैंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर, जहां पर ये देखा गया है कि ऑन एन एवरेज पिछले 2 से 3 सालों के अंदर जो फ्लावर्स है वहां पर 1 मंथ पहले ही यहाँ पर ब्लूम होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, ऑल्दो सुनने में बहुत ही इजी सी चीज लग रही होगी, बट आगे जाकर हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इसका बहुत बड़ा और बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, हम समझते हैं। देखिए, होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि जो 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 आसपास का हमारा एनवायरमेंट है वो कंपैरेटिवली वार्मर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आसपास गर्म होना स्टार्ट हो गया। उसके कारण क्या हुआ, देखिए ठंडी यहाँ पर छोटी हो गई है, हमारी जो विंटर्स हमारी है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, और जो हमारा जो ऑटम आता है बेसिकली ऑटम हमारा जल्दी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑटम जल्दी आने के कारण क्या होता है, देखिए ऑटम का सीधा सा मतलब ये है कि विंटर और समर के बीच का जो ये जो पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटम। तो जो ऑटम है ना, ये इसमें पहले थोड़ा सा गैप होता था, अब ये गैप यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो गया है। ऑटम बहुत ही जल्दी आता है, उसके कारण क्या होता है, डिफरेंट श्रब्स, डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, देखिए नॉर्मली हमारे कंट्री के अंदर टोटल 4 डिफरेंट सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड यहाँ पर कौन सा एंड स्प्रिंग। ठीक है, ये 4 यहां पर होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। बट इन चारों के अंदर एक प्रॉपर टाइम गैप होना चाहिए। बट देखिए, समर और विंटर के बीच में तो टाइम गैप है, बट समर और ऑटम के बीच में अगर टाइम गैप नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज प्लांट्स को तो एक प्रॉपर चारों सीजन चाहिए ना, बट अगर चारों सीजन नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट उसको प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो कि इस चीज को काफी ज्यादा वेलकम कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसके कारण अनटाइमली ब्लूम्स होने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब गलत टाइम पे उनके फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब लीव्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली जिस टाइम में आना चाहिए उस टाइम में ना आकर उससे पहले आ जा रहे हैं या फिर उसके बाद आ रहे हैं। उसके कारण जो हमारा क्लाइमेट रिस्क है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्ली फ्लावरिंग हो रही है, मतलब फ्लावर यहाँ पर जल्दी आ जा रहे हैं, मतलब लेट नहीं हो रहा है बट जल्दी आ जा रहा है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर ये ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू करता है तो बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे इंसेक्ट्स को, बहुत सारे बर्ड्स को, हमारे इंटायर इकोसिस्टम को। देखिए कैसे एक्जैक्टली इफेक्ट होगा हम उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए एक चीज आपको समझना है कि अगर फ्लावरिंग यहाँ पर अनटाइमली होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज इकोलॉजिकल मिसमैच। क्या होता है इकोलॉजिकल मिसमैच? मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज एक फ्लावर है, ठीक है, हर साल उसका फिक्स्ड है कि वो फरवरी के अंदर वो फूल देना स्टार्ट करता है। जब ये फरवरी के अंदर फूल देना स्टार्ट करता है तो इस पर डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स वगैरह हैं, बर्ड्स आते हैं, इससे अपने नेक्टर को लेते हैं और उसके बाद जाते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना जो है दैट इज नेक्टर, मतलब उनके लिए फूडिंग होता है ये पर्टिकुलर चीज, ठीक है, नेक्टर। अब मान लीजिए कि ये फ्लावर जो है ये, और अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये बर्ड जो है ये नेटिव यहाँ का नहीं है, मान लीजिए कि एक टाइप का माइग्रेटरी बर्ड है जो कि हर साल फरवरी में ही आता है और आता है यहाँ पर और जो फ्लावर का नेक्टर है वो लेके वापस चला जाता है, ठीक है। इसका हर साल का रूटीन है। जस्ट सपोज कि अर्ली फ्लावरिंग होती है और ये फ्लावर जो कि फरवरी के अंदर आना चाहिए था वो जनवरी के अंदर ही यहाँ पर ब्लूम हो जाता है, ठीक है, मतलब जनवरी के अंदर ही फ्लावर आ गया। अब ये फ्लावर जब जनवरी के अंदर आया है, अब ये क्या होगा, फरवरी आते आते तो ये फ्लावर पूरी तरीके से वो हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। अब सोचिए अगले महीने यानी कि फरवरी के अंदर जब वो सेम माइग्रेटरी बर्ड जब वापस आएंगे इस फ्लावर का नेक्टर लेने के लिए, तो एक्चुअली तो ये फ्लावर इस टाइम खत्म भी हो चुका होगा, इस टाइम होगा ही नहीं। तो फिर इन बर्ड्स का जो जो हैबिटेट था, जो उनका नॉर्मल फूडिंग था, वो डायरेक्टली इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल मिसमैच। इसका मतलब क्या है, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो बहुत सारे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, इन सबका एक प्रॉपर मैचिंग होनी जरूरत है। मतलब जब बर्ड्स को चाहिए, ये अभी के टाइम में क्या होता है, नेक्टर्स उसी टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन्स उसी टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, बट एक्चुअली ये सब चीजें अगर आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिसमैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है कि बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाएगा, स्पेशली हमारे फंक्शनिंग एंड जो भी हम अपनी फार्मिंग करते हैं, नेचर को हम बचाने की कोशिश करते हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फंक्शनिंग के ऊपर एक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये चीज देखिए देखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो स्प्रिंग है वो जल्दी आ जा रही है और ऑटम यहाँ पर बहुत ही लेट आ रहा है। मतलब जो विंटर और जो समर्स होते हैं उसके बीच का जो प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। मतलब अभी वाला जो रीजन है, जो अभी वाला जो टाइम है वो एक्चुअली स्प्रिंग चल रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग अगर चल रहा है सोचिए, और स्प्रिंग अगर जल्दी आ जाएगा तो जैसा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, फरवरी को आना था एक्चुअली वो जनवरी में आके वो मतलब वापस चला जाएगा, तो क्या होगा, जितने भी फ्लावर्स वगैरह जो स्प्रिंग के अंदर आते हैं वो जनवरी के अंदर आकर खत्म भी हो जाएंगे। फरवरी के टाइम में फ्लावर्स यहाँ पर रहेंगे नहीं, उसके कारण बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट जो कि इस चीज को प्रॉपर्ली अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देखिए साइंटिस्ट यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि हर एक प्लांट को और हर एक एनिमल को यहाँ पर इशू होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि खुद को अडेप्ट कर ले रहे हैं, बट बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसे भी हैं जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे स्पीसीज जो है यहाँ पर मैच से बाहर हो गए, यानी कि इकोलॉजिकल मिसमैच उनका होना स्टार्ट हो गया, तो प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। देखिए बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे हैं जिनके लिए पॉलन, सीड, नेक्टर, फ्रूट्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये फ्लावर्स यहाँ पर अर्ली यहाँ पर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली नो कहीं ना कहीं देखिए यूके वाला पार्ट है, यानी कि वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो होगा वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट के कारण मतलब हिट हो जाएंगे और वो फ्लावर यहाँ पर किसी काम के नहीं रहेंगे, फ्लावर के अंदर कोई भी नेक्टर नहीं रहेगा। इसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पर डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगी और जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर खाना प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टडी है रिसेंटली यूके के अंदर हुई है, उसने थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस वहां पर किए हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ऑब्जर्वेशन को देख के ऐसा बोला जा रहा है, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, जहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, इन सबका एक फर्स्ट फ्लावरिंग डेट को चूज किया गया है। मतलब पहले किस मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर किस डेट को पहली बार वो फ्लावर होते हैं। तो अभी तक देखा जा रहा था कि नॉर्मली फरवरी टू मार्च का पीरियड था, बट अभी तक क्या हो रहा है, जनवरी, दिसंबर, इसी टाइम में वो लोग फ्लावर हो जा रहे हैं और वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जा रहा है। ये जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने स्टार्ट किए थे, ये अराउंड 200 साल से ऑलरेडी चल रहा है, मतलब 18th सेंचुरी में ही ये ऑब्जर्वेशन करने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि मतलब ये बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हर एक पर्टिकुलर प्लांट जो कि उस रीजन के अंदर पाया जाता है वो नॉर्मली किस टाइम, मतलब देखिए डेट ऐसा नहीं है कि डेट हमेशा फिक्स रहेगा, डेट हमेशा ऑब्वियसली वेरी करता है, बट द पॉइंट इज कि आसपास का जो टाइम है ना वो हमेशा सेम रहता है। मतलब मंथ हमेशा सेम रहते हैं, मंथ का जो टाइम है वो हमेशा सेम रहता है, बट यहाँ पर ये चेंज होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब ये जो स्टडी रिसेंटली की गई है वो हमारे यूके और जो आयरलैंड वाला पार्ट है उन सारे के सारे रीजन के अंदर की गई है, जहां पे अराउंड 400 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज को प्रॉपर्ली उनका फ्लावरिंग डेट को चेक किया गया था, बट ये पाया गया कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबल टेंपरेचर के इंक्रीज होने के कारण अर्ली फ्लावरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, उसके इकोसिस्टम के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर हमें देश स्टैक ई पोर्टल के बारे में बात करना है। दिस इज काइंड ऑफ अ पोर्टल, ये एक पोर्टल जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पहले चीज पे ध्यान रखना है, बजट के अंदर हमारे देश स्टैक ई पोर्टल के बारे में बात की गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जहां पे ये देश स्टैक जो है टाइप का ऑनलाइन स्किल
स्किल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग है, ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन आपको स्किल प्रोवाइड कर सकता है। नाउ जो रिसेंटली जो हमारा बजट है उसने काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस लगाया है हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, बिकॉज देखिए पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, लगातार कोविड के कारण जो मार्केट्स हैं और जो एम्प्लॉयमेंट वाला चीज सब है वो सब काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर बूस्टअप करने के लिए जो एक चीज चाहिए वो है लोगों के अंदर स्किल प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, लोगों को अगर कोई काम आता होगा तभी तो उस काम से रिलेटेड वो लोग जॉब कर पाएंगे ना। तो सेम चीज को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने देश स्टैक ई पोर्टल स्टार्ट किया है, जहां पर डिफरेंट स्किल्स को यहाँ पर इंपार्ट करने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, मतलब लोग जाकर यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो देश का फुल फॉर्म क्या है, देखिए देश का मतलब है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इसका मेन काम क्या है, कि जितने भी सिटीजन है, मतलब जितने भी लोग हैं जो भी जॉब चाहते हैं वो लोग यहाँ पर जाकर कोई भी स्किल सीख सकते हैं। सेकंड चीज, जिसको वो स्किल ऑलरेडी आता है वो अपस्किलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने स्किल को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज, मान लीजिए कि एक पर्सन ने एक मतलब स्किल सीखा था, मतलब उसे उनके पास कोई स्किल है, बट अगले मान लीजिए 2 से 3 सालों के लिए वो चीज उन्हें मतलब छूट जाती है उनसे और वो कुछ और करने लग जाते हैं, और वापस अगर वो सेम स्किल सीखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीस्किलिंग, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, हर एक पर्सन को यहाँ पर ऑनलाइन सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एपीआई बेस्ड जो ट्रस्टेड जो स्किल चीजें होती है वो भी सिखाया जाएगा। नो व्हाट इज एपीआई? एपीआई बेसिकली टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स वगैरह जो डेटा वगैरह होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको अगर मतलब सीखनी है तो आप डायरेक्टली जाकर देश के पोर्टल पे यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को ये हेल्प कर सकता है, बिकॉज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारे रेलिवेंट टाइप के जॉब्स मिल जाएंगे, हर एक चीज यहाँ पर बेसिकली देश के पोर्टल के ऊपर मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के ऊपर एक अपस्किलिंग का एक बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। तो ये जो पोर्टल है ये हमेशा इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सीजन चल रहा है जहां पर फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स का यहां पर काफी ज्यादा डिमांड चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पोर्टल जितने भी लोग अगर चाहे तो वो कारपेंट्री की वहां पर जो कोर्सेज है उसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी स्किल्स वगैरह है वो सब सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, इस इंडस्ट्री को यहाँ देखिए, पहली बात तो क्या होगा, जो लोग हैं जो कि स्किल सीख रहे हैं उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, और सेकंड चीज जो ये इंडस्ट्रीज है उनको डायरेक्टली लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, इनको वर्कर्स मिल जाएंगे और लोगों को यहाँ पर काम मिल जाएगा। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सेक्टर और जो हमारा स्किल इकोसिस्टम है दोनों को यहाँ पर इंप्रूव करने में, दोनों को स्ट्रेंथन करने में भी ये पर्टिकुलर पोर्टल काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है हमें। Now, ये जो देश स्टैक ई पोर्टल है ये इसके अलावा ये वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर स्किलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट साथ में डिफरेंट टाइप की डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, जहां पर सिर्फ इंडिया के नहीं बट बाहर के लोगों को भी यहाँ पर अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड क्रॉस स्किलिंग ये सब सिखाई जाएगी, ठीक है। नाउ दिस मूव विल प्लेस इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर टैलेंट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर आके, इंडिया के अंदर जो पोर्टल है उसके ऊपर खुद को रजिस्टर करा के ये चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर जो पोर्टल है ये बेसिकली एक सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करेगा, जहां पर जितने भी लोग हैं वो चाहे तो वोकेशनल स्किल्स, नाउ व्हाट इज वोकेशनल स्किल्स, सिंपल एक कोई भी ऐसा स्किल जो कि आपको एजुकेशन से हटके है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट बुक से हटके है, दैट इज कॉल्ड एज वोकेशनल स्किल्स, उन सब में चीजों को सीखने में आपकी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ इन सारे के सारे स्किल्स के लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हर एक पर्सन को, हर एक लर्नर को यहाँ पर कुछ ना कुछ लगातार सीखने का यहाँ पर मौका मिल सकता है इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप एक्जैक्टली समझ पा रहे होंगे कि एक्जैक्टली इस पोर्टल का मेन काम क्या है, जहां पर स्किलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों के साथ में, मतलब दोनों के लिए ही यहाँ पर एक साथ काम करने वाला है। तो इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट यहाँ पर स्किलिंग से रिलेटेड की गई है। आपने गिफ्ट सिटी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, राइट। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो ये जो सिटी है ये हमारा जो गुजरात वाला पीरियड, जो गुजरात वाला जो प्लेस है वहां पर ये प्रेजेंट है। वहां पर ये गिफ्ट सिटी के अंदर देखिए, इसी देश पोर्टल के अंदर ये बोला गया है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी यहाँ पर गिफ्ट सिटी के अंदर खोले जाएंगे, जो कि डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, एवरी सिंगल कोर्स दैट यू नेम इट एंड यू विल हैव इट, मतलब एवरी सिंगल थिंग। यानी कि गिफ्ट सिटी को यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, बट एजुकेशन के सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट एक स्टेप की तरह माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिए गिफ्ट सिटी के अंदर जो भी ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई जाएगी उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो भी रिसेंटली बजट के अंदर बोला गया है वो ये बोला गया है कि इसको डोमेस्टिक रेगुलेशन से साइड रखा जाएगा, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज यहाँ बनेगी इसके ऊपर डोमेस्टिकली, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको यूजीसी के अंदर रखा जाएगा। यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब इन यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के अंदर नहीं रखा जाएगा। बेसिकली इनको आईएफएससी यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है यानी कि गिफ्ट सिटी है वो खुद इसको रेगुलेट करेगी, मतलब इसके रूल्स टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। सेकंड चीज, जितने भी यहाँ पर हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, यानी कि जितने भी टीचर्स वगैरह होंगे, जितने भी प्रोफेसर्स होंगे, ये लोग जो होंगे ना इनको थ्रू डायरेक्टली जो ये फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का जो अथॉरिटी है वो उनको डायरेक्टली चूज करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज से, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के, डिफरेंट टाइप के फील्ड से।
पॉइंट इज यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर गिफ्ट सिटी के अंदर बनेंगे वो लोग डोमेस्टिक रेगुलेशन से पूरी तरीके से साइड रहेंगे, वो अपने आप को खुद से यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली जो गिफ्ट सिटी है उसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि गिफ्ट सिटी अभी तक बना नहीं है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये भी जो गुजरात का जो गांधीनगर वाला एरिया है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। नाउ ये इंडिया का जो है ये पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाला है। ग्रीनफील्ड सिटी कौन सा होता है? ग्रीनफील्ड सिटी वो होता है जो कि स्टार्टिंग से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दो टाइप के यहाँ पर प्लेसेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ब्राउनफील्ड, वन इज कॉल्ड एज ग्रीनफील्ड। देखिए ब्राउनफील्ड वो होता है जहां पर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना हो, उसी चीज को अगर आप और ज्यादा बना दो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड होता है जहां पर एक बिल्कुल खाली जमीन हो, खाली जमीन को आप स्टार्टिंग से लेकर मतलब जीरो से अगर आप उसको एलिवेट करना स्टार्ट करते हो, उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है और इसे एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है, मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टेक्नोलॉजी विल बी प्रेजेंट है, ठीक है। कनेक्टिविटी के जितने भी सोर्सेस है सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अलावा ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की तरह भी काम करेगा इंडिया के अंदर। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? ये एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस को यहाँ पर मौका मिलेगा, वो एक साथ रहकर काम कर सकती है। बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स वगैरह, फिर सेबी के डिफरेंट ऑफिसेस, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है वो सबके ऑफिस यहाँ पर गिफ्ट सिटी के अंदर होंगे और सबके सब यहाँ पर एक साथ काम करेंगे। देखिए इसका फायदा क्या होगा? गिफ्ट सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी मान लीजिए कि कोई बाहर से कोई कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर गिफ्ट सिटी के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर उनको एक ही सिंगल प्लेस के अंदर उनको यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी, उनको वहां पर वर्कर्स मिल जाएंगे, उनको वहां पर आरबीआई, बैंक, सेबी, एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रेजेंट एट अ सिंगल प्लेस, जहां पर उनको उस पर्टिकुलर न्यू कंपनी को अलग अलग जगहों पर भागना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंटली क्या होता है? प्रेजेंटली हमारा आरबीआई हमारा न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, सेबी हमारा मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, एक पर्सन को यहाँ पर अगर आपको क्या बोलते हैं ऑफलाइन ऑफिस में जाना है तो आपको एक बार यहाँ भागना पड़ेगा, एक बार आपको यहाँ भागना पड़ेगा, उसके कारण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी ज्यादा नीचे हो जाता है, मतलब बहुत ही ईजी नहीं होता है, ठीक है। इन सब चीजों को ईज करने के लिए इस पर्टिकुलर सिटी को बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के अंदर साबरमती नाम का एक रिवर है, उसी पर्टिकुलर रिवर के बैंक्स पे इस गिफ्ट सिटी को बनाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? देखिए अगर आप रिवर देखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने ज्योग्राफी का अपना जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, स्पेशली जो आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, जो आपका जिसके अंदर आप मिनरल्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, वो चीज अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो एक चीज आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको सेटअप करना है, किसी भी इंडस्ट्री को, बीट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर बीट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको सेटअप करना है तो वन थिंग दैट यू रिक्वायर द मोस्ट इज वाटर, ठीक है। वाटर के बिना कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर किसी तरीके से काम नहीं कर सकती, बहुत ही मतलब एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। तो इस चीज के लिए यहाँ पर एक रिवर के बेसिस पे, रिवर के बेस पे यानी कि बैंक पे उसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा स्मूथ करने के लिए बहुत ही पास यानी कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्चुअली एक साथ बनाकर जो गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी की तरह डेवलप हो जाती है। तो ये थे हमारे चारों टॉपिक्स। आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ प्लीज माइंड इट कि अगले कुछ दिनों तक लगातार हमारे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स एंड न्यूज जो आर्टिकल्स हैं वो सबके सब बजट और इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड ही आने वाले हैं। जितने भी एडिटोरियल्स होंगे कहीं ना कहीं वो, जैसा हमने आज मॉर्निंग में बात की थी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होंगे जो कि इसके फेवर में लिखेंगे, बहुत सारे इसके अगेंस्ट में लिखेंगे, ठीक है। बट आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है एज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम किसी कुछ फील्ड के अंदर ही एलोकेट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फील्ड जो है हर साल कहीं ना कहीं खाली रह जाते हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज को सुनकर के। आप न्यूज में सुनेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट द पॉइंट इज आपको उसको बहुत ही रैशनली, बहुत ही सोच समझ के उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। उसके बाद ही आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही किया है फिर नहीं किया है, या फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है उसका मेन रीजन क्या था, ठीक है। हर एक चीज को आपको बहुत ही ध्यान से सोचना है। सिमिलरली जितने भी न्यूज आर्टिकल्स आने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर वो कहीं ना कहीं बजट एंड जो इलेक्शंस आने वाले हैं उससे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको आप इन जो भी हम न्यूज यहां पर डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको एवरी सिंगल थिंग जो भी चीजें हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आ रही हैं जो कि हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैं चीजें मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप आपको चारों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। तो जो आज हमारे आज के क्वेश्चन है उसे हम ट्राई कर लेते हैं, आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हर्बेरियम कोविडम जो नाम का एक जो रिसेंटली जो प्लेटफॉर्म मिला है दे आर बेसिकली फाउंड इन इटली एंड फ्रांस ओनली। Second question is tapeworms can cause disease in humans too. The third question is India has the aim to achieve net zero emissions by 2040. Fourth question is early blooming of flowers is not good for ecosystem because of ecological mismatch. Fifth question is climate change may affect the adaptability of the plants and animals in the future. And the final question is that the gift city has been officially
रिसेंटली लॉन्च एज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी सेंटर इन इंडिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द आर्टेमिस मिशन इज पार्ट ऑफ हर्मीज मिशन। नाउ प्लीज डू माइंड इट, ये एक बहुत ही छोटा सा मतलब ये टाइप का ट्रिक टाइप है कि ये एक्चुअली हर्मीज जो है वो आर्टेमिस का पार्ट है। आर्टेमिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर्मीज। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। प्लीज रिमेंबर कि आर्टेमिस इज द बिगर मिशन। ठीक है, आर्टेमिस के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज हर्मीज मिशन। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। तो आर्टेमिस मिशन को यहां पर गेटवे टू द मून बोला जाता है बिकॉज एक्चुअली मून के आसपास ही रिवॉल्व करेगा आर्टेमिस मिशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हर्मीज यहां पर आर्टेमिस का पार्ट है, आर्टेमिस इज नॉट पार्ट ऑफ हर्मीज। सेकंड क्वेश्चन, सिस लूनर जो लोकेशन है दैट इज एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन अर्थ एंड द मून। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है, ये जो एंटायर डिस्टेंस ये जो पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड एज सिस लूनर लोकेशन। The third question was that the Odyssey mission was the first one to find evidence of water on Mars. Now this is very true statement. 2001 के अंदर पहली बार ओडिसी मिशन ने मार्स के अंदर कुछ सॉल्ट के ग्राउंड्स पाए थे। ठीक है, नाउ सॉल्ट के ग्राउंड सिर्फ वहीं मिल सकते हैं जहां पर वाटर ऑलरेडी पास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसलिए ओडिसी मिशन वाज द फर्स्ट वन। ठीक है, सही है। और रिसेंटली जो मार्स का जो ऑर्बिटर है उसने रिसेंटली एक फिर से एक न्यू एविडेंस पाया गया है जहां पे डिफरेंट टाइप के जो गड्ढे हैं वहां पर उसके अंदर सॉल्ट के ट्रेसेस मिले हैं। The fourth question was, it is impossible for the corals to live without zooxanthellae. Yes, this is very true statement. देखिए कोरल्स जो है वो हमेशा एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद zooxanthellae। नाउ zooxanthellae जो है वो हमेशा जो कोरल्स को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर सोचिए zooxanthellae नहीं रहेंगे तो वो फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके कारण कोरल जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट फ्रेंच पॉलिनेशिया इज सेपरेटेड टू फ्रांस बाय इंग्लिश चैनल। नाउ दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज आपको मैंने कल आपको प्रॉपर्ली वो दिखाया था, मैप दिखाया था। नाउ दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे दिस इज एशिया। ठीक है, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। नाउ यहां पर कहीं पे फ्रेंच पॉलिनेशिया प्रेजेंट है एंड जो वो है यानी कि जो फ्रांस है वो एक्चुअली यहां पे प्रेजेंट है, मतलब यूरोप के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट के अंदर। सो फ्रेंच पॉलिनेशिया और फ्रांस का बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कनेक्शन नहीं है, बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, फ्रेंच और जो फ्रांस के साथ कौन सी कंट्री है जो कि इंग्लिश चैनल से डिवाइड होती है, दैट इज यूके। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस जो है दोनों इंग्लिश चैनल से डिवाइड होते हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज दैट बोथ फ्रांस एंड यूके दे आर पार्ट ऑफ आसियान डायलॉग पार्टनर्स। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि यूके जो है वो तो आसियान के डायलॉग पार्टनर का पार्ट है बट फ्रांस इज नॉट अ पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे कल वाले क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स जिसको भी हमने डिस्कस किया है वो सारे के सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।